टारगेट ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग रिटेरिया का करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ रहे थे और उस मैगजीन के कड़ी में आज हम लोग नोबेल पुरस्कार विजेता 2024 का जो देखेंगे। ये एक्चुअली अक्टूबर, हर साल अक्टूबर मंथ में दिया जाता है। 2025 का अभी तक नहीं आया है, तो हम लोग 2024 का ही देखने वाले हैं। इसको याद करने के कुछ कुछ ट्रिक्स लिखा हुआ है, जो मैंने आपको कल बोला था कि मैं कुछ ट्रिक्स बताऊँगा, जिससे आपको ये याद करने में थोड़ा सा आसानी होने वाला है। तो पहला हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स का जो है वो किसको दिया गया है, तो पहले नाम देख लीजिए, क्या नाम है। नाम क्या है, जॉन डे हिपफील्ड। जॉन डे हिपफील्ड है, हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन हो गया। ये दो को दिया गया। और क्यों दिया है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए, कृत्रिम तंत्रिका तंत्र मतलब कि आर्टिफिशियल न्यूरो नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने हेतु दिया गया है। तो इसका ट्रिक क्या है, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है या होप है। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से होप है। आप ये लाइन याद कीजिए, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से होप है। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से होप है। तो फिजिक्स आपका यहाँ पे फिजिक्स दिख गया कि फिजिक्स के रिलेटेड है। न्यूटन मतलब हिंटन सिंक्रोनाइज कर रहा है ना, तो न्यूटन हिंटन हो गया। होप कौन हो गया, तो जॉन हॉप जो है हॉप हो गया। और हॉप फील्ड हो गया, तो जॉन हॉप हो गया। ये इसका हो जाएगा फिजिक्स का जगह। तो फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद हो गया। और ब्रेन मतलब क्या हो गया कि कहता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्र का बनाना है, कहता है एआई रिलेटेड है। एआई के विकास हेतु कहता है आर्टिफिशियल न्यूरो नेटवर्क बनाना है, मशीन लर्निंग के सक्षम बनाने हेतु। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से होप है, तो होप हो जाएगा। तो होप से तो हॉपफील्ड हो ही जाएगा। फिर कहता है कि हिंटन मतलब न्यूटन हो जाएगा। तो फिजिक्स में कितने लोगों को दिए गए, 2 लोगों के। बात होता है साहित्य है, तो साहित्य में दिया गया हांगकांग है। हांगकांग को, ये इस दक्षिण कोरिया की लड़की है, ये एक लड़की है जो दक्षिण कोरिया की है। तो इसको याद करना है कि रिया को कान में साहित्य सुनना पसंद है। रिया को कान में साहित्य सुनना पसंद है। तो रिया मतलब हो गया कि दक्षिण कोरिया, रिया मतलब हो गया आपका दक्षिण कोरिया, और कान मतलब हो गया हांगकांग हो गया। साहित्य से साहित्य हो जाएगा। फिर कहता है रसायन की बात करें, तो कहता है रसायन की याद रखिए कि बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप करता है। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप करता है। तो रसायन साथ में केमिस्ट्री में कितने लोगों को दिया गया है, 3 लोगों को दिया गया है केमिस्ट्री में। तो 3 लोग कौन कौन है, तो एक तो बकरा हो गया, तो डेविस बेकर मतलब बकरा, डेविस बेकर बकरा हो गया। फिर कहता है जॉन लंपर मतलब लंपर हो गया। तो मतलब कि लंपर मतलब होता है कि लंपर मतलब जंपर, ऐसा याद रखना है। लंपर मतलब जंपर, कहता है कि लंपर मतलब जंपर सिंक्रोनाइज करना है। और कहता है डेविस हंस मतलब हंसता है। तो बकरा दिया किसके लिए, प्रोटीन डिजाइन और प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी के लिए दिया गया है। प्रोटीन डिजाइन और प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी के लिए दिया गया है। तो बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप करता है। तो बकरा प्रोटीन मतलब बकरा हो गया, तो बेकर हो गया। जब फिर प्रोटीन मतलब प्रोटीन हो गया, हंसना मतलब कि हंसविस हो गया, और जंपर मतलब लंपर हो जाएगा, जॉन लंपर हो जाएगा। ठीक है, फिर चिकित्सा केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। तो चिकित्सा में क्या है कि क्विंटर एम्ब्रोस और गैरी रुकुबल को दिया गया है। गैरी बोस मेडिसिन नहीं देती है। तो गैरी हो गया, तो गैरी रुकुबल हो गया। बोस मतलब हो गया विक्टर एम्ब्रोस हो गया। दोनों अमेरिका के हैं और मेडिसिन से रिलेटेड है। और ये क्या है, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है। किसको, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है। शांति का पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये किसी समूह आदमी को नहीं बल्कि समूह को दिया गया है। नाम क्या है, निहान हिंडोक्यो। तो कहता है कि जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रहा है, डोपियो। कहता है जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रहा है, डोपियो। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए, नहीं हो रहा डोपियो, निहान डोकियो, नहीं हो रहा डोपियो, निहान डोकियो। ठीक है, केमिस्ट्री अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स के। तो बाप के धन पर सन ऐश करता है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि ऐश तो हो गया कि एसमोग्लू हो गया, ऐश से एसमोग्लू हो गया। और सन में क्या हो गया, जॉनसन्स और रॉबिन्सन्स तीनों यूएसए के हैं, जॉनसन्स और रॉबिन्सन्स। और ये क्या हो गया, संस्थाओं का निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव के लिए दिया गया है।
आपको याद हो गया। एक और खाली हम ट्रिक बोलते हैं, आप ये आपको ट्रिक होना। फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से होप है, फिजिक्स हो गया। और फिर साहित्य तो कहता है रिया को कान में साहित्य सुनना पसंद हो गया, ये हो गया। रसायन केमिस्ट्री का है तो बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप करता है, जंपर लंपर हो जाएगा। फिर कहता है कि चिकित्सा में गोरी मैम मेडिसिन नहीं देती है, गोरी बोस मेडिसिन नहीं देती है, तो गोरी हो गया, बोस मतलब एम्ब्रोस हो जाएगा। शांति में जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रहा है, डोपियो निहान डोकियो। फिर कहता है अर्थशास्त्र में कहता है बाप के धन पर सन ऐस मारे, तो ऐस में तो एसमोगलू हो जाएगा, सन में रॉबिन्सन्स हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ये थोड़ा सा बचा हुआ था, इसको भी देख ही लेते हैं। हाँ, तो हम लोग ये क्या कुछ वो देख रहे थे ना, पर्यावरण रिलेटेड पुरस्कार देख रहे थे। अच्छा, पुरस्कार देख रहे थे, किसको किसको पुरस्कार दिया गया है, तो इसमें कुछ और पुरस्कार जो बाकी था वो हम लोग यहाँ से देखते हैं इस पेज से। ठीक है, अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 के बीच में। अच्छा ठीक है, ये तो उधर का दिया हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है यूके में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार, क्या यूके में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार अभिनेता दारा सिंह खुराना ने जीता है। तो कहता है कि तो महात्मा गांधी जो नेतृत्व पुरस्कार है वो यूके में दिया जा रहा है। कहाँ दिया जा रहा है, यूके में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार दिया जा रहा है। और वो किसी दारा सिंह खुराना ने जीता। कौन जीता है, दारा सिंह खुराना ने यूके में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार जीता, दारा सिंह खुराना ने। हाल में ही अलेक्जेंडर डेन को गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया जी, अलेक्जेंडर डन को। किसको किया गया है, तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार है वो क्या किस क्षेत्र में है, शास्त्र रामानुजन जो थे गणित को थे, और दिया किसको, अलेक्जेंडर डन को दिया गया है। कहता है कि जगदीप धनखड़ द्वारा श्रीमती राजश्री बिड़ला को 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कहता है कि जो लाल बहादुर शास्त्री जो पुरस्कार है, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार है, वो श्रीमती राजश्री बिड़ला को दिया गया है, 25वें नंबर का दिया गया है। तो कहता है कि 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसको दिया है, श्रीमती राजश्री बिड़ला को दिया गया है। और किनके द्वारा, जगदीप धनखड़ के द्वारा दिया गया है। फिल्म निर्माता विनोद बच्चन को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ब्रिटिश में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा जो इसको ऊपरी सदन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब हो गया अपर सदन। जैसे हमारे यहाँ क्या है, राज्यसभा है, हमारे यहाँ राज्यसभा है ना, उसी तरह यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो वहाँ पे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड जो दिया गया, किसको दिया, ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया, विनोद बच्चन को दिया गया है। अमिताभ ऑप्शन पता क्या देगा, विनोद बच्चन दे देगा, आपको दे देगा अमिताभ बच्चन दे देगा, ठीक है, अमिताभ बच्चन दे देगा, इवन अभिषेक बच्चन भी दे देगा, इनमें से कोई नहीं दे देगा। तो आपको याद रखना है कि इसको विनोद बच्चन को दिया गया है। आपको कहाँ दिया गया, ये ब्रिटिश के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दिया गया। सितंबर में 2024 में भारतीय तैराक प्रत्याशा रे को 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। एकलव्य पुरस्कार उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है। तो बता, एकलव्य पुरस्कार जो है, एकलव्य पुरस्कार उड़ीसा सरकार जो देती है, एकलव्य पुरस्कार कौन देता है, उड़ीसा सरकार देती है। और इस किसको चुना गया है, ये भारतीय तैराक कौन है, प्रत्याशा रे। ये भारतीय तैराक का नाम क्या है, प्रत्याशा रे है। तो एकलव्य जो है, एकलव्य पुरस्कार उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है। और किसको दिया गया, प्रत्याशा रे को दिया गया है 32वें पुरस्कार सम्मान में। सितंबर 2024 में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL को भारतीय उद्योग परिसंघ ग्रीन बिजनेस CIGBC द्वारा लगातार 6ठे वर्ष प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से प्राप्त हुआ है। तो कहता है, इतना याद रखिए कि जो CIGBC जो है, भारतीय उद्योग परिसंघ ग्रीन बिजनेस सेंटर, तो कहता है कि लगातार छठे वर्ष प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार किसको दिया गया है। कहता है कि राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे जो ऊर्जा का लीडर कौन है, तो लीडर है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, राष्ट्रीय नेशनल, कहता है कि इस्पात निगम लिमिटेड, कहता है कि ठीक है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इसको दिया गया है। हाल में भारत में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के अग्रदूत गोविंद राजन पद्मानन को विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है। श्री पद्मानंद विज्ञान रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम व्यक्ति है। तो कहता है कि जो विज्ञान का भारत में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के द्वारा, किसके द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के द्वारा
ये दिया गया है विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान रत्न, तो होता है जैव प्रौद्योगिकी जो है अनुसंधान द्वारा विज्ञान रत्न किसको दिया गया, तो पद्मनाभन, गोविंद राजन पद्मनाभन, तो ये पहले व्यक्ति हैं, क्या है, प्रथम व्यक्ति हैं। संयुक्त राष्ट्र रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 का अवार्ड बिहार के आरा जिले के प्रख्यात प्रतीक को मिला है। इन्हें दिल्ली के भारत मंडप में यह पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए बिहार को मिला है तो बहुत बढ़िया बात है भाई। तो कहाँ बात कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र का, यूएन का रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 कितना है, क्या बात बोल दिया, कह रहा है यूएन में, यूएन द्वारा क्या है, एक कहता है कि रोबोटिक्स के लिए जो गुड यूथ इन इंडिया, गुड यूथ चैलेंज दिया गया है, तो उसको किसको मिला, तो कहता है कि प्रतीक को मिला है, जो बिहार के आरा जिले के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, तो आरा जिला के, बिहार के आरा जिला है, तो भोजपुर में आरा जिले के भोजपुर में आरा जिला है, मतलब जिला है, भोजपुर जिला में आरा एक जगह है। तो होता है कि उस प्रख्यात प्रतीक को दिया गया है रोबोटिक्स के लिए। अब कहाँ मिला, दिल्ली में इसको दिया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के एक अधिकारी निखिल बाध को जनसंपर्क बढ़ाने के लिए महागौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहता है गोवा शिपयार्ड के एक अधिकारी है, गोवा शिपयार्ड जो लिमिटेड है उसके एक अधिकारी का नाम है निखिल बाध, क्या नाम है, निखिल बाध, उसको जनसंपर्क बढ़ाने के लिए महागौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो महागौरव पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है जी, कहता है निखिल बाध को, महागौरव पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, निखिल बाध को, ये गोवा शिपयार्ड के एक अधिकारी है। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा है, क्या बता रहा है कि प्रसिद्ध गणित शिक्षक सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को यूएई संस्थापक सरकार ने गोल्डन वीजा दिया है। किसने दिया, कहता है कि यूएई का जो सरकार है वो गोल्डन वीजा दिया है। किसको दिया, गोल्डन वीजा दिया है, गोल्डन वीजा दिया किसको, हमारे जो सुपर 30 के जो आनंद कुमार सर हैं, आनंद कुमार जो सर हैं, आनंद कुमार सर को क्या दिया है, कहता है यूएई सरकार ने। अब यही पूछ देगा कि ये आनंद कुमार को किस सरकार ने गोल्डन वीजा दिया, यूएई दिया है, सऊदी अरब दिया, नाम दे देगा सब, ईरान दे दिया है, ऐसे ऐसा नाम दे देगा, समझे। और इस तरह के, तो किसने दिया, यूएई ने दिया है, ठीक है। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए केपीपी नामवियर पुरस्कार दिया गया है। क्या क्या नाम, कौन सा पुरस्कार दिया गया, केपीपी नामवियर पुरस्कार एस सोमनाथ को दिया गया, केपीपी नामवियर पुरस्कार एस सोमनाथ को दिया गया। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार देखिए भाई, इसमें बिहार का भी किसी को दिया गया था, शायद कहीं पे लिखा है क्या, उसको बारे में नहीं लिखा है, देखते हैं। कहता राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत विज्ञान भवन नई दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू द्वारा चुने गए विभिन्न श्रेणियों के 45 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। किसने को, 45। एक याद रखिएगा कि समस्तीपुर में, कहाँ के, समस्तीपुर के में एक पंचायत है मोतीपुर, इसको प्रधानमंत्री द्वारा लगता है जलवायु के लेकर 50 लाख रुपया अलग से पुरस्कार दिया गया, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ देखते हैं कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है, विज्ञान भवन नई दिल्ली में दिया गया। ये 45 पुरस्कार विजेताओं को दिया गया है। उद्देश्य क्या था, पंचायतों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना पंचायतों को। कहता राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में शामिल श्रेणियों में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत के 9 पुरस्कार को प्रदान किया गया है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम के लिए। अब ये देखिए सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत उसको दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत तथा मान्या चेवाड़ी है, जिला सतारा महाराष्ट्र को दिया गया है। तो कहता है सर्वश्रेष्ठ ग्राम है, गांव की बात कर रहा था, सबसे पहले गांव की बात कर लेते हैं। तो गांव कहाँ है, तो मान्या चेवाड़ी है, जिला सतारा में, मध्य महाराष्ट्र में। दूसरा में क्या है, बेबेजिया डेभो बंगथाई नगांव में, आसाम में दिया, सेकंड नंबर पे आया। थानादार जिला शिमला मध्य प्रदेश में है। तो गांव की बात कर रहा है, तो सबसे पहले गांव में महाराष्ट्र का गांव हो गया मान्या चेवाड़ी, आसाम का गांव है बेबेजिया, आसाम का बेबेजिया, और हिमाचल प्रदेश का क्या है, थानादार, जिला शिमला हो गया। अब ब्लॉक की बात कर लेते हैं, ब्लॉक में कहाँ है, तो ब्लॉक की अगर बात कर रहे हैं तो कहता है छत्रपुर, जिला गंजम, उड़ीसा में ब्लॉक प्रथम नंबर पे, उड़ीसा का ब्लॉक प्रथम नंबर पे है। अमरपुर है वो त्रिपुरा सेकंड नंबर पे है, और तितोरा जो है महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र का तितोरा तीसरे नंबर पे है। तो ये क्या रखिए, गांव में कौन पहला है, गांव में महाराष्ट्र है, उसका आसाम है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे क्या है, हिमाचल है। लेकिन अगर ब्लॉक की बात कर लेते हैं तो ब्लॉक में पहले नंबर पे कौन है, उड़ीसा,
दूसरे नंबर पे त्रिपुरा और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा। अब जिला की बात कर लेते हैं भाई, सर्वश्रेष्ठ जिला की बात करते हैं तो फिर कहता है त्रिपुरा फर्स्ट नंबर पे आ गया। त्रिपुरा जिला में फर्स्ट नंबर पे। उड़ीसा जो आ गया वो कोरापुट है, वो सेकंड नंबर पे आ गया। कर्नाटक का उडुपी जो है तीसरे नंबर पे आ गया। तो अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। गांव की बात कर लेते हैं तो गांव में पहले नंबर पे कौन आ गया आपका जी, गांव में महाराष्ट्र हो गया पहला नंबर पे। दूसरा नंबर पे क्या है, महाराष्ट्र के बाद कौन है, दूसरा नंबर आसाम है। और तीसरे नंबर पे आसाम के बाद कौन हो जाएगा जी, हिमाचल है। ठीक है, हिमाचल है। वही अगर कहते हैं ब्लॉक की बात कर लेते हैं तो ब्लॉक में पहले नंबर पे क्या है, उड़ीसा पहले नंबर पे है। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, उड़ीसा के बाद कहता है कि त्रिपुरा है। और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। अगर जिला की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जिला की बात कर रहे हैं तो जिला में पहले नंबर पे कौन है, त्रिपुरा। जिला में कौन हो गया, त्रिपुरा हो गया। और उड़ीसा इधर आ गया और इसमें कर्नाटक का उडुपी हो गया तीसरे नंबर पे, छतरपुर। ठीक है, आप देखना है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है, कौन कौन मिशन है हमारे। कहता गगनयान मिशन के बारे में पढ़ना है, चंद्रयान के पढ़ना है, आदित्य 11 के बारे में पढ़ना है, पिछले बार इससे सवाल था। गगनयान मिशन के बारे में देखते हैं। हाल में ही प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है। कितने यात्रियों के, 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है। कौन है, प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। और यही अभी शुभांशु शुक्ला एक्जियोम 4 के मिशन में ये गए थे, एक्जियोम 4 मिशन में अब ये अंतरिक्ष से होके आए शुभांशु शुक्ला जी। और ये गगनयान के लिए भी जाएंगे। 4 आदमी में क्या है, प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। ये सभी विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन के पद पे है। गगनयान मिशन के बारे में कहता है, गगनयान मिशन में मानव युक्त और मानव रहित दोनों मिशन शामिल है। तो गगनयान मिशन जो है इसमें क्या है कि मानव युक्त भी है और मानव रहित दोनों है। गगनयान कार्बन के अल्पावधि में निम्न पृथ्वी कक्षा लोअर अर्थ ऑर्बिट में मानव अंतरिक्ष उड़ान के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है। ठीक है, तो होता है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में मानव वाला जाएगा या लंबे समय में एक निरंतर भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की नींव रखेगा। गगनयान की कुल लागत कितना है, 9,023 करोड़ रुपया है कुल लागत। पहला मानव रहित गगनयान मिशन 1 कहता है अंतिम मिशन के लिए प्रौद्योगिकी की तैयारी की जांच करने के लिए एक परीक्षण उड़ान 2024 के अंत में शुरू होने वाली है, मतलब शुरू हो चुकी होगी, 2024 में ही हो गया है। गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LVM-3 रॉकेट का उपयोग करेगा। LVM-3 का मिशन का उद्देश्य पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली के बिना क्रू मॉडल की विशेषता वाली प्रौद्योगिकी तत्परता का आकलन करना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या आपको दिखा वो समझिए कि इसमें कितने लोग जाने वाले हैं, 4 लोग। ठीक है, कहता है ये मानव युक्त भी होगा और मानव रहित दोनों होगा। ये LEO में जाएगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। और ठीक है, बजट कितना है तो 9,000 करोड़ रुपये इसका बजट है, 9,023 करोड़ रुपये है। फिर कहता है पहला जो मानव रहित गगनयान 1 है वो 2024 में इसका एक और ट्रायल हो चुका है। कहता है इसमें LVM-3 रॉकेट का ही प्रयोग होगा। LVM-3 रॉकेट का प्रयोग होगा। किसका, LVM-3 रॉकेट का प्रयोग होगा गगनयान में। उद्देश्य क्या है, पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी का आकलन करना है। चंद्रयान 3 मिशन का देख लेते हैं। चंद्रयान 3 मिशन भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन था, मतलब जिसका उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्व, मिट्टी और पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना है। ठीक है, इसमें भी LVM-3 और M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 मिशन के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मैंगनीज यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त को भारतीय समयानुसार लगभग संध्या 6 बजे सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथन इसरो अध्यक्ष थे। P वीरमुथुवेल
प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, पी बुरुमुथवेल डायरेक्टर थे और मोहन कुमार मिशन डायरेक्टर के महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो कब किया गया था ये जी, ये किया गया था कब, कहता है कि 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था LV-M3 M4 के द्वारा सतीश धवन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। दक्षिणी ध्रुव पे गया 14 दिन के बाद 23 अगस्त को पहुंचा था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, एस सोमनाथन जी थे। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, पी बुरुमुथुवेल थे। और मिशन डायरेक्टर कौन थे, मिशन डायरेक्टर मोहन कुमार थे। कहता है इसमें मुख्यतः 3 मॉड्यूल है। मुख्यतः कौन मॉड्यूल है, 3 मॉड्यूल है, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। कहता है प्रोपल्सन मॉड्यूल यह कहता है कि यह लैंडर और रोवर को चंद्रमा कक्ष के, प्रोपल्सन में कहता है लैंडर और रोवर को चंद्रमा कक्ष के 100 किलोमीटर तक के ले जाएगा, चंद्रमा कक्ष में 100 किलोमीटर तक ले जाएगा। इसके साथ इसमें एक विशेष यंत्र शेप स्पेक्ट्रो पोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ लगा है, जो चंद्रमा कक्ष से पृथ्वी का ध्रुवीय मापन के साथ साथ महत्वपूर्ण अध्ययन करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। रोवर में कितने पहिए थे, रोवर में थे 6 पहिए थे। कहता है विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड लगे थे। विक्रम लैंडर पर कितने पेलोड थे, 4 पेलोड थे, रंभा, चेस्टे, इल्सा, एलारे। रंभा, चेस्टे, इल्सा और एलारे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देख लिए कि इसमें 3 मॉड्यूल था। इसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल था, लैंडर मॉड्यूल था और रोवर मॉड्यूल था। तो एक प्रोपल्सन था, मतलब कि समझिए कि प्रोपल्सन ऐसा बड़ा वाला था, इसमें एक लैंडर लगा हुआ था, ये क्या था, लैंडर था, इसके अंदर में रोवर था, इसमें क्या था, रोवर था। तो ये 100 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर दूर ही पहले ये जाके इसको छोड़ देता है, ये पार्ट को। तो ये 3 पार्ट हो गया, पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये बीच वाला तीसरा पार्ट हो गया। ठीक है, 100 किलोमीटर पहले तक ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। इसमें एक शेप का ये विशेष यंत्र था। फिर कहता है लैंडर का नाम विक्रम था, इसका रोवर का नाम प्रज्ञान था। रोवर में 6 पहिए लगे थे। आगे देखिए, हाँ, तो प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप एलिप्स और अल्फा पॉलिट्रल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एपीएक्स लगे थे, जिसका उद्देश्य लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करना था। तो इसमें प्रज्ञान रोवर पे ये काम किया। रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम के साथ साथ कम्युनिकेशन करेगा और डेटा इकट्ठा करेगा। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन के दौरान रोवर के टायरो ने चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बनाया। कहता है टायरो ने बनाया था। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर एक चंद्र दिवस 14 पृथ्वी दिवस तक काम किया। कहता एक चंद्र दिवस मतलब कहता चंद्रयान 3 कितने दिन तक काम किया था, 14 पृथ्वी 14 दिन तक इस पर काम किया। एक चंद्र दिवस के रूप में 14 दिन तक इस पर काम किया। ठीक है, अन्य बिंदु देख लेते हैं इसके बारे में। अब चंद्रयान 4 का भी लॉन्च करने का बात चला जा रहा है। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। और कहता है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। तो जो दक्षिणी ध्रुव है, जैसे कि चंद्रमा इसके नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो कहता है कि साउथ पोल पड़ने वाला पहला देश बन गया है और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया, अमेरिका, रूस और चीन के बाद। मोदी जी ने घोषणा किया कि चंद्रमा पर जिस तरह विक्रम लैंडर उतरे उस तरह उसको शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा, और जहां चंद्रमा 2 के पद चिन्ह पड़े थे उसको तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो जो चंद्रयान 2 जो गया था उसको तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा, और जो अभी जो गया उसको शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। मोदी जी ने घोषणा किया कि हर 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा, और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी। तो कहता है नेशनल स्पेस डे कब मनाए जाएंगे हम लोग, तो 23 अगस्त को, क्योंकि 23 अगस्त को वहाँ पे पहुँच गया था। अभी हम लोग कुछ दिन बाद 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाएंगे। 23 अगस्त को कितने को मनाएंगे, 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। चंद्रयान 1 मिशन 1 था, वो 2008 में गया था। PSLV XL C11 के द्वारा किया गया था सफलतापूर्वक। चंद्रयान मिशन 2 2019 में गया था, GSLV MK13 के द्वारा गया था। ये ऑर्बिटर में प्रवेश तो कर गया था, लेकिन सुरक्षित लैंड करने में विफल रहा था। आदित्य L1 के बारे में इसमें देख लेते हैं क्या है। आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित एक उपग्रह है, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगर शाजी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, निगर शाजी, और मिशन डायरेक्टर बीजू SR थे। ये याद रखना है। आदित्य L1 में तथा प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, निगर शाजी। इसमें इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर बी नागुरुथम का थे। क्या नाम था इनका, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, P वीरमुथुवेल थे, और मिशन डायरेक्टर थे मोहन कुमार।
और इसमें मिशन डायरेक्टर कौन है? मिशन डायरेक्टर में बीजू एसआर थे और प्रोजेक्ट में कौन थे? निशर साजी थे। संस्कृत में आदित्य का अर्थ सूर्य होता है, सूर्य होता है, जहाँ 11 सूर्य और पृथ्वी प्रणाली की लैंग्वेज पॉइंट 11 को संदर्भित करता है। 11 वह अंतरिक्ष में स्थान जहाँ पे सूर्य और दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल में संतुलन है। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य 11 को प्रक्षेपित किया और सतीश धवन हरिश्रीकोटा से PSLV C57 के माध्यम से आदित्य 11 उपग्रह का किया। किससे किया था? PSLV C57 से किया था। ये किसे किया था? तो इसका नाम क्या था? जिसे LVM 3 और M4 के द्वारा किया गया था। ठीक है। और गगनयान किससे द्वारा किया जाएगा? तो गगनयान का जो क्या है, LVM 3 के द्वारा सिर्फ किया जाएगा। आदित्य 11 पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक प्रभामंडल कक्ष में स्थापित किया जाएगा। आसपास एक प्रभामंडल कक्ष में स्थापित किया जाएगा, जहां सौर वायुमंडल, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर पर्यावरण पर उसके प्रभाव का अध्ययन करेगा। कि कहता है सूर्य पृथ्वी प्रणाली के ऑर्बिटर में 5 लैंग्वेज बिंदुओं में स्थित है। कितना लैंग्वेज बिंदु है? 5 है। इटली के, जिसका नाम इटली के खगोल शास्त्री जोसेफ लुई लैंग्वेज के नाम पे रखा गया है। तो ये जो किसके नाम पे रखा? इटली के जो थे, इटली के खगोल जोसेफ लुई लैंग्वेज पॉइंट के नाम पे रखा गया। आदित्य 11 7 अलग अलग पेलोड लगे हैं। तो इसमें कितने पेलोड लगे हुए हैं? 7 लगे हैं आदित्य 11 पे, जो सूर्य का विस्तृत अध्ययन करेगा। जिसमें 4 पेलोड उपकरण सूर्य के प्रकाश का निरीक्षण करेगा और 3 प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र में मानदंडों का मापन करेगा। ठीक है। दो 2024-25 में इसरो द्वारा महत्वपूर्ण मिशन का क्या है वो देखना है इसमें। फिर आगामी वाला भी देख लेना है। फिर नवीन पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र देखना है। फिर इन्वायरमेंट पॉइंट भी है इसमें जी, 2 पेज में। सब तो इम्पोर्टेंट ही लग रहा है, कोई नहीं लग रहा कि जिसको छोड़ा जा सकता है। पढ़ना तो सभी को है। चलिए, कहता है कि महत्वपूर्ण मिशन देख लेते हैं। तो कह रहा है कि EOS 09 उपग्रह लॉन्च किया गया है PSLV C61 के द्वारा। PSLV C61 क्या है? PSLV C61, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, अलग लिखते हैं। क्या है? PSLV C61 के द्वारा क्या गया? EOS 09। इसके तीसरे चरण में तकनीकी समस्या जाने के कारण मिशन पूरा नहीं हो सका। बताइए, मिशन पूरा नहीं हो सका। तथा EOS 09 जो है वो 18 मई को लॉन्च किया गया था। EOS 09 जो PSLV C61 के द्वारा लॉन्च किया गया, समझ गए। और तीसरे चरण में तकनीकी समस्या आ गया था। किस कौन से चरण में? तीसरे चरण में तकनीकी समस्या आने के कारण मिशन पूरा नहीं हो सका। तो इसमें ऐसे पूछ देगा कि EOS जो अभी लॉन्च किया गया, क्या लॉन्च किया गया? EOS जो लॉन्च किया गया, EOS 09, ये जिसको PSLV C61 के द्वारा लॉन्च किया गया था, वो किस चरण में जाकर विफल हुआ? किस चरण में? चरण 1, 2, 3, 4 दे देगा। तो किसने चरण में? तीसरे चरण में दिक्कत आया था। फिर कहता है NVS 02, ये GSLV F15 के द्वारा, ये इसरो का 100वां मिशन था। हाँ, ये तो याद करने की चीज़ है भैया, ये इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि इसरो के 100वां मिशन का नाम क्या है, ये याद रखिए। तो नाम क्या है इसरो के 100वां? NVS 02 है। इसरो के 100वां मिशन का नाम क्या है? NVS 02। और किससे किया गया है? तो GSLV F15 पे लॉन्च किया गया है। किससे लॉन्च किया गया है? तो GSLV 15 है, F15 है, GSLV F15 है, और NVS 02 इसका वो है। समझ गए। कहता है स्पेडेक्स मिशन के बारे में पढ़िए। स्पेडेक्स मिशन है वो PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहता है भारतीय अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को साथ जोड़ने की डॉकिंग प्रक्रिया स्पेडेक्स में सफल हो गया है। स्पेडेक्स कहता है 2 उपग्रहों को साथ जोड़ने की डॉकिंग प्रक्रिया सफल हो गया। इस मिशन के तहत डॉकिंग तकनीक से 2 उपग्रह SDX-01 चेजर, SDX-02 टारगेट को एक दूसरे से जोड़ा गया है। तो कहता है स्पेस डेक्स,
तो मतलब डॉकिंग करने के लिए गया स्पेस में, डॉकिंग करने के लिए स्पेसडेक्स से कहता है स्पार्डेक्स जो है वो PSLV C60 से गया। कैसे PSLV C60 से गया है, ठीक है। C61 के बारे में यहाँ से गया है, अभी लेटेस्ट गया था जो फेल हुआ है। तो कहता है कि ये 2 उपग्रहों को साथ जोड़ने की डॉकिंग प्रक्रिया था। तो स्पेडेक्स में डॉकिंग प्रक्रिया था। वो 2 उपग्रह कौन कौन थे, SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट था। ये SDX-02 जो था ये टारगेट था और पीछे से SDX-01 चेजर था। तो ये टारगेट था, तो इसमें गया, टारगेट में से गया और ये से जाके जुड़ गया, ठीक है। कहता ईसा प्रोब 3 ESA प्रोबा 3 कहता PSLV FC59 की तरह लॉन्च किया गया है। देख लो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। कहता यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के उपग्रहों को इसके द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। तो कहता है कि ईसा मतलब यूरोपीय स्पेस एजेंसी है का प्रोबा 3 जो है यूरोपीय स्पेस एजेंसी प्रोबा 3 है, वो PSLV C59 के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। EOS-08 मिशन, अभी EOS-09 मिशन फेल हुआ ना, कौन सा मिशन फेल हुआ, EOS-09 मिशन था, EOS-09 मिशन फेल हुआ था। और ये पिछले साल का EOS-08 मिशन था SSLV-D3। कहता EOS-08 मिशन उद्देश्यों में एक माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन और विकास करना, पेलोड उपकरणों का निर्माण करना, भविष्य में कहता परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकी को शामिल करना ही शामिल है, ठीक है। EOS-0 मिशन सही था, एक माइक्रो सैटेलाइट था, क्या है तो EOS-0 मिशन क्या है, तो एक माइक्रो सैटेलाइट है, माइक्रो सैटेलाइट डिजाइन है। आपको याद रखना है कि EOS-09 जो है वो PSLV C61 से था और तीसरे चरण में वो हो गया था, पूरा नहीं हो पाया, समस्या था। स्पेडेक्स था, ठीक है, PSLV C60 था, दोनों एक दूसरे से मिल गया। NVS-02 100वां मिशन था। कहता है RLV LEX जो है RLV कहता इसरो के LVX-03 पुष्पक का सफल डॉकिंग कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कराया गया। यह LEX का तीसरा और अंतिम परीक्षण था। इसके पहले इसरो का LEX-0 LEX-02 कहता है मिशन सफल रहा है। कहता है कि LEX-3 है मिशन, वो कह रहा है कि इसरो के LEX-3 पुष्पक का सफल लैंडिंग कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कराया गया है। तो कहता है LEX श्रृंखला का तीसरा और अंतिम परीक्षण था। इससे पहले LVX-0 LEX-3 मिशन सफल रहा है। तो बात क्या कर रहा है कि LEX जो मिशन है वो कहता है कि इसको लैंडिंग भी कराना है, सफल लैंडिंग कराने के लिए। तो 03 क्या कि लैंडिंग कराने के लिए क्या है, लैंडिंग 03 एल से लैंडिंग हो रहा है ना जी, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा होगा इसका नाम। लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 3 जिसका नाम क्या है, पुष्पक नाम क्या रखा गया था, LEX का नाम पुष्पक रखा गया था। वो लैंडिंग के लिए कहाँ के, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में लैंडिंग कराया गया है। मतलब गया उपग्रह वापस आकर लैंडिंग कर गया। कहता है ये LEX का तीसरा और अंतिम चरण परीक्षण था। किसका तीसरा और अंतिम था, सफल रहा है। RLV लैंडिंग प्रयोग, वही बात है। कहता है कि RVL लैंडिंग प्रयोग, कहता LVX-02 हेलीकॉप्टर से छोड़े जाने के समय प्रारंभिक स्थितियों में पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV का स्वतः लैंडिंग करने क्षमता का प्रदर्शन किया गया। तो RLV LEX या लैंडिंग के लिए था, ये भी RLV-2 इनसैट 3DS मिशन, इनसैट 3DS में GSLV F14 के द्वारा किया गया, GSLV F14 GSLV F15 के द्वारा NVS किया गया था। कहता है यह इसका उद्देश्य भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा GTO, कहता है भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में इनसेट 3DS में मेटेरियोलॉजिस्टिकल उपग्रह को स्थापित करना या पूरी तरीके से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित था। इनसेट 3DS पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इनसेट 3DS है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। एक्सपोसैट था, ये कहता है कि PSLV C58 के द्वारा किया गया है। कहता है इसरो ने PSLV C58 के माध्यम से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह यानी एक्सपोसैट उपग्रह को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो कहता है कि जो एक्सपोसैट है, ये जो एक्सपोसैट है वो PSLV C58 से इसरो ने भेजा ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जानकारी पता करने के लिए। किसके लिए, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा गया एक्सरे पोलरीमीटर को कहता है एक्सपोसैट कहा गया है, ठीक है। आगामी क्या क्या है, कब कब होना है वो याद रखना है आपको। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2028 से 35 के बीच में चलेगा, 2035 तक बना देना है। एक नियोजित स्टेशन जिसका वजन लगभग 20 टन होगा, कितना वजन होगा, 20 टन होगा, और जो पृथ्वी से लगभग
400 किलोमीटर ऊपर, 400 किलोमीटर ऊपर अपनी कक्षा में रहेगा, जिसमें अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिनों तक रह सकेंगे। कितने दिन तक रह सकेंगे? 15 से 20 दिनों तक रह सकेंगे। तो कहता है अंतरिक्ष स्टेशन जो बनाना है तो ये कब तक बनेगा? 2035 तक। कितना ऊपर रहेगा? 400 किलोमीटर ऊपर रहेगा और 20 टन का रहेगा। 15-20 दिनों तक रहने की व्यवस्था रहेगी। चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च होगा? चंद्रयान 4 होना है 2028 में होगा, ये याद रखिएगा। चौथे चरण के कई मॉड्यूल शामिल हैं। चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचना है। इसका चौथा मिशन जो है चंद्रयान 4 है, वो नमूना लेकर पृथ्वी पर वापस आएगा। गगनयान 2, गगनयान हम लोग लॉन्च कर चुके हैं 2023 में। गगनयान कब लॉन्च किए थे? देखिए तो गगनयान कब लॉन्च किए थे, डेट दिया है 2024 के शुरू में होने वाली है। ठीक है, ये हो चुका है। और 2024 में अब गगनयान 2 की बात है, 2000 कब होगा? गगनयान 2 2025 में अभी जाने वाला है। इसी साल जाएगा गगनयान 2। या मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ाया है, तो गगनयान 2 जो है मानव रहित, अच्छा इसी को गगनयान 2 भी लिखा गया क्या? गगनयान मिशन खाली लिख दिया है, तो ये 2 है जो कि इसी साल दिसंबर में जाने वाला है। कब जाने वाला है? मानव रहित है, दिसंबर में चला जाएगा ये। निसार है जो 2025 के नासा और इसरो का निसार है, ये भी 2025 का है। 2025 में क्या क्या है जी? गगनयान है और निसार है। कहता है कि सिंथेटिक अपर्चर रडार है। सिंथेटिक नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। कहता है कि ये नासा और इसरो का है के बीच संतुलन परियोजना है। गगनयान 3 की बात कर रहा है, तो गगनयान 3 2027 में जाएगा। एक तो हो गया गगनयान 2024 में हो चुका है, एक गगनयान 2024 में हो चुका है और एक गगनयान 2025 में जाएगा। और अगला जो गगनयान है गगनयान 3 2027 में जाएगा। ठीक है, ये 3 सदस्यों के चालक दल को कहता है 3 सदस्यों के चालक दल को 3 दिनों के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। तो ये अभी देखो, एक तो गगनयान 1 जो हुआ वो ऐसे ही भेजा गया। ठीक है, गगनयान जो 2 होने वाला ये मानव रहित रहने वाला है और गगनयान 3 में 3 आदमी रहेगा। ठीक है, शुक्रयान जो है वो 2028 में जाने वाला है। शुक्रयान कब जाने वाला है? 2028 में शुक्र ग्रह पे भेजा जाएगा 2028 में। फिर कहता है कि लूपेक्स कब जाएगा? चंद्रीय ध्रुवीय उपग्रह 2027-28 में लूपेक्स भी जाएगा। दक्षिण ध्रुव पे पता लगाने के लिए जाक्सा और इसरो का अवधारण कैसा है? तो लूपेक्स जो है, लूपेक्स में कौन है? एक तो जाक्सा भी है और इसरो भी है। जाक्सा और इसरो कौन है? जाक्सा है और इसरो है, दोनों मिलकर लूपेक्स लेके जाएगा। क्या है लूपेक्स? कब है लूपेक्स? 2027-28 की बात है। मंगलयान 2 कब मिशन जाएगा? मंगलयान 2 कब है? 2026 में, अगले साल मंगलयान है। ऑर्बिटर लैंडर रोवर को भेजा जाएगा। अब एक बार इसको याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है रहेगा। तो अंतरिक्ष स्टेशन 2035 में बनेगा, 20 टन 400 किलोमीटर ऊपर में रहेगा, 15 से 20 आदमी रह सकते हैं। चंद्रयान 4 कब की है? 2028 की बात है। चंद्रयान 4 है, चौथा चरण में चंद्रयान 4 जाएगा, वहाँ से नमूना लेके आएगा। चंद्रयान 4 कब है? 28 में है। फिर कहता है गगनयान 2, एक गगनयान 2024 में हो चुका है, गगनयान 2 होगा 2025 में होगा, मानव रहित रहने वाला है। निसार, नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ये भी निसार है, 2025 में जाने वाला है। ठीक है, निसार कब जाएगा? निसार इसी साल चला जाएगा। गगनयान भी जाएगा इस साल, अभी तक 2 को और जाना है, गगनयान जाएगा और निसार जाएगा। गगनयान 3 है, 2027 की बात है। गगनयान 3 लोग लेके जाएगा। शुक्रयान 2028 में जाएगा। शुक्र पे कब जाएगा? 2028 में जाएगा। और जो लूपेक्स है इसरो और उसका, ये कब जाएगा? 2027-28 में लूपेक्स भी जाएगा। लूपेक्स किसका किसका है? तो इसमें कहता है इसरो है और जाक्सा है। मंगलयान 2 कब है? ये 2026 में जाएगा। अगले साल मंगलयान 2 भी जाना है। मंगलयान 2 कब है? मंगल पे हम अगले साल पहुंचेंगे। शुक्र पे हम लोग 27-28 में पहुंचेंगे। पहले मंगल पे पहुंचेंगे, फिर शुक्र पे जाएंगे। चंद्रमा पर मनुष्य भेजने का जो लक्ष्य है 2040 में रखा है। इसरो ने कब रखा है? तो चंद्रमा पर जो मनुष्य भेजने का जो लक्ष्य है 2040 में रखा गया है। ठीक है, ये गगनयान को 3,400 किलोमीटर दूरी पे रहेगा और चंद्रमा पर कब जाएगा? 2040 में चंद्रमा पर जाएगा आदमी। ठीक है, अब नवीनतम पर्यावरण परिस्थितिकी ये 2 पेज का होना चाहिए। ये 2 पेज खत्म करने को मजा आ जाएगा भैया। आज 1 मिनट का बस ब्रेक ले रहे हैं, फिर पढ़ा जाएगा।
चलिए आगे शुरू करते हैं इसको। नवीन पर्यावरण और पारिस्थितिकी तो होता है कि 18वीं भारतीय वन पारिस्थितिकी रिपोर्ट 2023 में आया है। कितने नंबर का आया है? 2023 में जो आया है 18वीं नंबर का। कितने नंबर का है? 18 नंबर का है। अतः भारतीय वन पारिस्थितिकी रिपोर्ट स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रति 2 वर्षों में प्रकाशित किया जाता है। कब कहता है? तो अभी 2025 वाला नहीं प्रकाशित किया गया है, 2023 वाला किया गया है। 2021 में था, 2023 में आया है। 2023 में आया है तो कहता है भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रति 2 वर्षों में प्रकाशित किया जाता है। यह सर्वप्रथम 1987 में किया गया था। ISFR 2023 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। कितने नंबर की है? 18वीं रिपोर्ट है, जो 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा विमोचन किया गया। किसको? जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा विमोचन किया गया। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भागों का 33% वन भाग होना चाहिए, जो वर्तमान में 21.76% है। 21.76% है, जो केवल 19 राज्य के देशाधिक प्रदेशों के पास 33% से अधिक वन है। कहता है कि केवल 19 राज्य में ही 33% से अधिक वन क्षेत्र है। तो अब ये हो गया भारत में वन आवरण। कहता है कि वन रिपोर्ट के अनुसार कहता भारत का वन आवरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितना हुआ? 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत में वृक्ष, ये वन हो गया। अब वृक्ष वनावरण कहता है कि वृक्ष वनावरण जो है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है, 3.41% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 1,279 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इतना समझिए पहले क्या है, इतना में ही एक सवाल आपका बन जाएगा। कहता है कि ये कितने नंबर का है? 18 नंबर का है। ये शुरुआत कब से हुआ था? सर्वप्रथम 1987 से शुरुआत हुआ, अभी 18वां नंबर का 2023 में प्रकाशित किया गया है। कहता है कि होना कितना चाहिए? राष्ट्रीय वन नीति कब का है? वन नीति 1988 वन नीति बनाया गया और उसको 1 साल पहले 87वें रिपोर्ट पर प्रदर्शित किया गया और 88वें वन नीति बनाया गया और इनके अनुसार बताया गया कि कम से कम 33% होना चाहिए। वर्तमान में कितना है? 21.76% है। वर्तमान में कितना है? 21.76% है ये। और वो भी कितना में? सिर्फ 19 को जो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है उसमें ही 33% से अधिक वन है। कितने राज्यों में? केंद्र शासित प्रदेश में 19 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में। फिर कहता है कि अभी जो है वनावरण कितना है? तो 7,15,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 7,15,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 21.7 वन की बात कर रहा है। वन अलग होता है और वृक्ष अलग होता है, समझ गए? वन है 21 है, जो कि पिछले रिपोर्ट से कितना बढ़ा? 156 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है। कितना बढ़ा? 156 किलोमीटर स्क्वायर वन बढ़ा है। बात करते हैं वृक्ष की बात कर लेते हैं। तो वृक्ष कितना है? तो 1,12,000 वर्ग किलोमीटर है और वो जिसमें जो कितना है टोटल कितना? 3.41% हो गया। तो 21.67 हो गया, 3.14% ये हो गया। दोनों को जोड़ ले तो ये हो जाएगा लगभग 24.81% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 देखो यहाँ 25-17 लिखा है। चलो ठीक है, कुछ और थोड़ा बहुत इसमें ऐड किया होगा, ठीक है। और इसमें वृद्धि कितना हुआ? तो उसमें 156 किलोमीटर का वृद्धि होता है। इससे कितना हुआ? 1289 वर्ग किलोमीटर का हुआ। कितना वृद्धि हुआ? 1289 का हुआ है, ठीक है। अब वही दिया। वनावरण कितना है? 715 है, 21.76% है, 156 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वृक्षावरण कितना है? 1,12,000 किलोमीटर स्क्वायर है और 3.41% का है। और वृद्धि कितना हुआ? 1289 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। कुल कितना है? तो लगभग 8,27,000 है। कितना? 8,27,000 वर्ग किलोमीटर है और इसमें 25.17% की टोटल है। अब वृद्धि कितना हुआ? 1445 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ है? क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाले कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है क्षेत्रफल के अनुसार। मध्य प्रदेश के बाद फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में है। तो मध्य प्रदेश, फिर देखो मध्य प्रदेश यहाँ पे है और छत्तीसगढ़ उसके बगल में ही है। मध्य प्रदेश है, उसके बगल में ही छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश इधर कोना में से है। अरुणाचल प्रदेश, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। और अगर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम कहाँ है? सबसे कम कहाँ है? तो हरियाणा में सबसे कम है। हरियाणा में सबसे कम है।
फिर हरियाणा के बगल में पंजाब है, अब फिर उसके बाद गोवा में सबसे कम है। सबसे कम कहाँ है? हरियाणा, पंजाब, फिर गोवा में है। हरियाणा में मात्र 1614 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कितना? 77,000 किलोमीटर है, 77,000 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। सर्वाधिक वन और वृक्षावरण वाले क्रमशः 3 राज्य हैं। कहता है सर्वाधिक वन और वृक्षावरण वाले क्रमशः राज्य कौन है? मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा पे है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, जो कि यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे दोनों मिला के भी है। कहता है सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि कहाँ हुआ है? वनावरण में वृद्धि कहाँ हुआ है? 21 से 23 किलोमीटर। कहता है मिजोरम में सबसे ज़्यादा हुआ है, और फिर गुजरात में भी हुआ है, और फिर उड़ीसा में हुआ है। तो कहता है कि जो वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? तो वृद्धि हुआ है मिजोरम में। मिजोरम में वृद्धि सबसे ज़्यादा हुआ है, मिजोरम में वृद्धि सबसे ज़्यादा। मिजोरम आपको मैप में याद है ना? ये आपका मैप का हो गया है, ये नॉर्थ इंडियन हो गया, ये आपका ऐसे है, ये ऐसे, अब यहाँ पे जाके मेघालय है। तो ये है मिजोरम, ये क्या है? मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ये आपका मेघालय है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर कहता है ना अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये मणिपुर हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, ये नागालैंड हो जाएगा, ये मणिपुर हो जाएगा, बीच वाले असम हो जाएगा। नागालैंड पहले ऊपर है, नीचे में मणिपुर है, यही कन्फ्यूजन हो जाता है हमको बार बार, ये याद रखिएगा। नाग अपने नीचे मणि लेके बैठा हुआ है, नाग अपने नीचे मणि लेके बैठा हुआ है, तो ठीक है। तो कहता है कि सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ? तो वृद्धि हुआ है आपका मिजोरम में हुआ है, 242 किलोमीटर वृद्धि मिजोरम में हुआ, गुजरात में हुआ, फिर उड़ीसा में। सर्वाधिक नुकसान कहाँ हुआ? तो नुकसान हुआ है मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में हुआ है। देखो अभी है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, लेकिन नुकसान भी हुआ है मध्य प्रदेश में ही, ठीक समझ गए? नुकसान भी हुआ है मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। कहता है कि वन और वृद्धि और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ है? तो वृद्धि तो ऐसे हुआ था मिजोरम में, वन में, लेकिन अगर दोनों को वन और वृक्ष दोनों को मिला देंगे तो हुआ है छत्तीसगढ़ में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर उड़ीसा में। गुजरात और मिजोरम गायब हो जाएगा। देखो इस बात को समझिए, बोल रहा है कि अगर खाली हम अगर वन की बात कर लेते हैं तो वन में तो भाई मिजोरम में हुआ ही है, मिजोरम हुआ, फिर उसके बाद गुजरात हुआ है, और उसके बाद क्या हुआ है? उड़ीसा हुआ है, ठीक है। लेकिन वन और प्लस वृक्ष दोनों की बात कर लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़ पहले हो जाएगा, उसके बाद यूपी हो जाएगा, उसके बाद उड़ीसा रहेगा। समझ गए? ये याद रखने की चीज़ थी। फिर सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य, तो कहता है कि मान लिया कि 100% हमारे ज़मीन है, कितना है? 100% ज़मीन है, 100% ज़मीन में वन कितना है? 100% ज़मीन में वन सबसे ज़्यादा किसके में है? तो सबसे ज़्यादा किसका है? मिजोरम का, 85% मिजोरम में। जो नीचे जो मिजोरम का जो ये मान लें कि और बड़ा कर देते हैं, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा, ये माने मिजोरम है, तो इसमें 85% जो है, मतलब कि ये 20% छोड़ के इस सब क्या है? जंगल है। समझ गए? 85% जंगल है, और अरुणाचल में 78% है। और कहता है सर्वाधिक वन आवरण वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा 91% है। लक्षद्वीप जो ये है ऐसे छोटा छोटा, तो 91% क्या है इसमें वो, और उसके बाद अंडमान निकोबार आ जाता है, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो एक सवाल पक्का ही है, समझ गए? तो सर्वाधिक वन आवरण वाले प्रतिशत में कौन है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? मिजोरम में है, उसके बाद अरुणाचल में। अरुणाचल में पहले मत समझ लीजिएगा, पहले सबसे ज़्यादा कहाँ है? मिजोरम में है, समझ गए? सर्वाधिक कहाँ है? मिजोरम में है, और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में है। कहता है कि भारत में घने और खुले वन कहाँ हैं? तो बहुत घने वन कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, बहुत ज़्यादा घने, वेरी डेंस फॉरेस्ट, बहुत घना कहाँ है? अरुणाचल में। मध्यम रूप से मध्य प्रदेश में, और खुले वन में मध्य प्रदेश में भी है। समझ गए? तो ये याद रखना होगा कि सबसे डेंस कहाँ है? अरुणाचल में, मध्यम रूप में मध्य, और खुले में मध्य प्रदेश हो गया। आप कंफ्यूज कीजिएगा इसी सवाल में, हम पक्का बता रहे हैं कि सर्वाधिक वनावरण कहाँ है? तो मिजोरम में है सबसे ज़्यादा वनावरण, प्रतिशत की बात करता है। अन्य बिंदु की देख लेते हैं। भारत में 43,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई झाड़ियाँ हैं, जो कुल क्षेत्रफल का 1.33% अच्छा है, इसको में वही जोड़ा गया होगा हमको लग रहा है। तो कह रहा है कि आप देखें 21.67% आपका हो गया, वो 76%, 21.76% वो हो गया, वन हो गया, 3.41% आपका हो गया वृक्ष हो गया, और 1.33% क्या हो गया आपका? झाड़ियाँ हो गया। यही सब मिला के 25.17% होता होगा, 617 ठीक है, इसको मिला दिया होगा। भारत में बांस आधारित कुल वर्ग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। बांस आधारित
कहता है कि बांस वाला सबसे ज़्यादा कहाँ पे है जी, तो मध्य प्रदेश में बांस सबसे ज़्यादा है। इन रिपोर्ट के अनुसार जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,285 मिलियन टन होने का अनुमान है। कार्बन स्टॉक जो 2021 की तुलना में कार्बन स्टॉक में 81 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, जिससे सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश ने किया है। सबसे अधिक कहाँ हुआ, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा हुआ है। भारत वन आवरण मामले में दुनिया में 10वां स्थान है, जबकि रूस पहला स्थान पे है। रूस क्या है, पहला स्थान है वन आवरण में, पहला स्थान पर रूस है। क्या कि रूस देखते हैं खाली बड़ा वो पहाड़ है, बहुत बड़ा है, रूस का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक्सट्रीम बड़ा है भाई, समझ रहे हैं। और वो सबसे ज़्यादा वन रूस में है, समझ गए। तो बताया कि कार्बन स्टॉक टोटल कितना होने का अनुमान है, कार्बन स्टॉक 7,000 मिलियन टन होने का अनुमान है, और जिसमें 81 मिलियन टन बढ़ गया। कितना बढ़ा है मिलियन टन, कार्बन 81 मिलियन टन बढ़ा है, सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में बढ़ा है। पश्चिमी घाट पारिस्थितिक तंत्र में संवेदनशील क्षेत्र, पश्चिमी घाट क्या है, संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत सभी जिलों में वन आवरण 44,000 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। देश के पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र 2,83,000 वर्ग किलोमीटर है। तो होता है कि पश्चिमी क्षेत्र पारिस्थितिक संवेदनशील जिले में 54 इतना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंग्रोव के बारे में देखिए, देश में कुल मैंग्रोव या कच्छ वन लगभग 4,991 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है, 4,991, मतलब 5,000 मानिए जी कि 5,000 किलोमीटर मैंग्रोव है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। तो ये कितना 0.15% मैंग्रोव है, कितना लगभग 5,000 मानिए, 5,000 किलोमीटर स्क्वायर ही है, 0.15% है। जो कहता है कि कुल 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कितना है, ये 12 राज्यों में है मैंग्रोव। कहता है कि किसकी तुलना में मैंग्रोव में कितना बढ़ोतरी हुआ, 7.43 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 7.5 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है, बढ़ोतरी नहीं बल्कि कमी हो रहा है। ओहो, मैंग्रोव में और कम रहा है, बाकी चलो ठीक है, वृक्षावरण बढ़ रहा है और सब वृक्ष भी बढ़ा है और वनावरण भी बढ़ा है, लेकिन मैंग्रोव में क्या आ रहा है, कमी आ रहा है। कितना कमी आया, तो 7.5 किलोमीटर स्क्वायर की कमी आया है, समझ गए। सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ है, तो प्रथम स्थान में तो मैंग्रोव में पश्चिम बंगाल है, लगभग 2,119 किलोमीटर है। द्वितीय में कौन है, पश्चिम बंगाल का इधर पश्चिम बंगाल इधर है, गुजरात इधर है। तृतीय में कौन है गया, अंडमान निकोबार नीचे हो गया, समझ गए। तो पहले कौन है, पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार नीचे है आपका, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश फिर कहता है कि ठीक है, वृद्धि कहाँ हुआ है, सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ मैंग्रोव में, तो प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में जो है ये वृद्धि किया है। महाराष्ट्र भी वृद्धि किया सेकंड नंबर पे, 13 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ। कितना का हुआ, 13 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि किया आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक है, ये वृद्धि किया है। भारत में कुल 91 रामसर साइट हो गए हैं, बिहार से 3 है, आपको ये भी पता होना चाहिए। कुछ यहाँ का बिहार का दिया होगा, बिहार का नाम नहीं दिया जी, इसमें दिया तो है जम्मू, ये बिहार तो है, नागी नक्टी और कवर झील तो बहुत पहले से चल रहा है। भारत में कुल 91 रामसर साइट है। कितने हैं भारत में, कुल 91 रामसर साइट है। तो आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ था। कहाँ था, ईरान के रामसर में, ईरान है ना आपका, ईरान में रामसर में हुआ था। कब हुआ था, 1971 में हुआ था। इसके समझौते 1975 से प्रभावी हुए। भारत उसमें 1982 में शामिल हुआ, 1982 में हुआ था। विश्व में 2,500 से ज़्यादा रामसर साइट हैं। कहता है कि भारत में कुल 91 है, भारत में कुल कितना 91 है, जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में कवर करता है। तो आप ये याद रखिए कि भारत में कुल कितना है, 91 है। अच्छा, इसका सम्मेलन जो हुआ था 1971 के ईरान में सम्मेलन हुआ, 75 में प्रभावी हुआ, और देखो 71 में हुआ, 4 साल बाद प्रभावी हुआ 75 में, और 75 के बाद 7 साल बाद हम लोग 82 में शामिल हुए। भारत कब हुआ, 82 में शामिल हुआ, समझ गए, 1982 में शामिल हुए हम लोग। तो अभी कौन कौन है जो ये नाम लेटेस्ट वाला याद रखिए, कहाँ कहाँ कौन कौन हुआ है। खींचन वेटलैंड साइट, खींचन और मेनार कहाँ है, राजस्थान का है। कहता है कि लेटेस्ट खींचन और मेनार है वो कहाँ है, राजस्थान का। खींचन मेनार कहाँ है, राजस्थान का। ये 91 नंबर का, ये 90 नंबर का है। तो ये याद रखिए, 2 तो लेटेस्ट है, तो ये याद है। खींचन मेनार कहाँ है, राजस्थान में है। उधवा झील कहाँ है, झारखंड में है। उधवा झील कहाँ है, झारखंड में। खेचो पलेरी कहाँ है, खेचो पलेरी कहाँ है, सिक्किम में। खेचो पलेरी कहाँ है, सिक्किम में। थथरगल पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में।
सक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। तथागढ़ सक्कर कोई नंजारन पक्षी तमिलनाडु में। काजू वैली तमिलनाडु में। तवा जल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नागिनट्टी कहाँ है? जमुई बिहार में। ठीक है, इतना तो ऊपर वाला याद रखिए, काफ़ी है। मंगदी केरे कहाँ है? कर्नाटक में है। अंकद समुद्र कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा तो तमिलनाडु में, ये याद रखिएगा, सबसे अधिक कहाँ होगा? तमिलनाडु में होगा, है ना, सर्वाधिक तमिलनाडु में। तो ऊपर वाला इतना आप याद रखिए, जम्मू बिहार तक का याद रखिए, काफ़ी है। तो खींचन और मीनार, मीनार को खींचना कहाँ? राजस्थान में है। मीनार को खींचना कहाँ है? राजस्थान में है। उधवा झील कहाँ है? तो आप इसको उड़ीसा मत मार लीजिएगा, उधवा झील झारखंड में है। खेचरो पल्लरी कहाँ है? सिक्किम में। थथरगढ़ सक्कर कोटई नंजारयन काजू वैली सब कहाँ है? तमिलनाडु में है। थथरगढ़ सक्कर कोई नंजारन काजू वैली कहाँ है? ये आपका तमिलनाडु में है। तवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में तवा है। नागिनट्टी कहाँ है? जमुई बिहार में है। इतना याद रखिए, काफ़ी है। खींचन मीनार राजस्थान, उधवा हो गया झारखंड हो गया, खेचरोपल्ली सिक्किम हो गया, थथरगढ़ सक्करकोटी नंजारन काजू वैली कहाँ है? तमिलनाडु में। एशिया में सबसे अधिक भारत के पास है। कहा एशिया में सबसे अधिक कहाँ है? भारत के पास 91 है। वैश्विक स्तर पर ये तीसरे स्थान पे है। तो एशिया की बात कर लेता है तो फर्स्ट है, और अगर वर्ल्ड की बात कर लेते हैं तो हम लोग कितने नंबर पे? थर्ड नंबर पे है। सर्वाधिक कहाँ है? तमिलनाडु में 20 है। ठीक है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में 10 है। तो तमिलनाडु में 20 है और तमिलनाडु में 20 है और यूपी में 10 हो गया। रामसर सूची में शामिल होने वाले 1971 में प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबार द्वीप था। भारत का सबसे पहला स्थल कौन था? चिल्का झील था। चिल्का झील भारत का पहला स्थल कौन है? चिल्का झील भारत का। सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल का सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि कौन है? रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि कौन है? तो हरिके बैराज है। कृत्रिम आर्द्रभूमि कौन है? हरिके बैराज है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, जिसके अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक आर्द्रभूमि है, 461 आर्द्रभूमि है, वेटलैंड है कान्हा टाइगर रिजर्व में। यह ज्ञान आपको समझ में आ गया। एशिया में फर्स्ट है, वर्ल्ड में तीसरे हैं, टोटल 91 है। तमिलनाडु में 20 है, यूपी में 10 है, और पहला हमारे यहाँ चिल्का झील था, सबसे बड़ा सुंदरवन है, सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितना है? तो 58 टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व कितना है? टोटल 58 टाइगर रिजर्व है, 58 है। और अभी लेटेस्ट वाला कौन है? तो माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है? माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश का माधव है, 58 नंबर का। आपको पता कि 59 भी क्या हो गया है, हमको तो लग रहा है कहीं पे। देखना पड़ेगा इसके बारे में। फिर 58 नंबर पे क्या है? 58 नंबर पे माधव कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? रातापानी मध्य प्रदेश में ही है। गुरु घासीदास कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ये याद रखिएगा। तो गुरु घासीदास समझ के पंजाब मत कर दीजिएगा, ऑप्शन में पहला पंजाब ही रहेगा, पंजाब मत कर दीजिएगा। तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला, घासीदास तमोर पिंगला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लेटेस्ट में यही है। टोटल कितना? 58 टाइगर रिजर्व है अभी। ठीक है, बाघ गणना रिपोर्ट, टाइगर हो गया, बाघ की बात है। कहता है कि जारीकर्ता कौन है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान हो गया, भारतीय वन्यजीव संस्थान। बाघ की संख्या 3682 है टोटल। जो 18 से 22 के बीच में 24% की वृद्धि हुआ है। तो बाघ है 4 साल में 24% बढ़ गया है बाघ, और 18 में 29 से बढ़कर विश्व का 75% बाघ केवल भारत में है। विश्व का 75% बाघ कहाँ है? केवल भारत में है। 75% बाघ कहाँ है? केवल भारत में है। तो टोटल कितना है? 3682 है, 75% भारत में है, 24% की वृद्धि हुआ है 4 सालों में। और सबसे ज़्यादा कहाँ है जी? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 785 है। कर्नाटक में है 500 है, 563 है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर उत्तराखंड में। अरुणाचल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज हुई है। भारत में 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है सबसे ज़्यादा बाघ है, 260 को है। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। देखिए, ऐसे सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर कोई टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है तो जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है यूपी का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, 260 हुआ है। तेंदुआ रिपोर्ट देख लेते हैं जी। तेंदुआ रिपोर्ट फरवरी 2024 में पर्यावरण जल वायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली में तेंदुआ रिपोर्ट जारी किया है। कहता है रिपोर्ट में, कहता है 2018 में 12,000 था, जो कि अब 13,874 हो गया है।
तो कहता है कि टोटल कितना है 13,874 तेंदुआ है हमारे यहाँ। कितना है 13,874 है, 74 है। कहता है कि तेंदुआ सर्वाधिक तेंदुआ कहाँ है जी, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में तेंदुआ सबसे ज़्यादा है। और सबसे घनत्व कहाँ है, उच्चतम घनत्व कहाँ है, सरिस्का टाइगर रिजर्व में है। मध्य प्रदेश में टाइगर तेंदुआ भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर कर्नाटक में है। तो इसमें भी इसी था, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और ये उत्तराखंड है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में तेंदुआ सबसे ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर कर्नाटक में है। तेंदुआ 13,874 तेंदुआ है। हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण किया गया है भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन द्वारा। कहता है कि 2019 में किया गया, जो कि हिम तेंदुआ कितना है 718 है टोटल। भारत में हिम तेंदुआ कितना है 718 है, और जो नॉर्मल तेंदुआ 13,874 तेंदुआ है। कहता है कि जनसंख्या मूल रूप से 6 केंद्र शासित प्रदेशों में, कितना है 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में। तो लद्दाख में हिम तेंदुआ सबसे ज़्यादा 477, फिर उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ है, लद्दाख में हिम तेंदुआ है। समझ गए। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। इन्वायरमेंट टू द पॉइंट हम लोग कल देख लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत